जरा सोचिए, क्या कोई देश अगले 25 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा सकता है? सुनने में ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यही अनुमान भारत के लिए लगाया जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि ये इतना बड़ा आर्थिक लक्ष्य आखिर कैसे हासिल हो सकता है। भारत इस समय को अपना अमृत काल कह रहा है। ये एक ऐसा दौर है जिसे देश के विकास के लिए बेहद खास और अहम माना जा रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक विजन है जो आने वाले 25 सालों की दिशा तय कर रहा है। और ये है वो आंकड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अर्न्स्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट कहती है कि 2047 तक, यानी भारत की आज़ादी के 100वें साल तक, भारतीय अर्थव्यवस्था इस मुकाम तक पहुंच सकती है। ये आज के साइज से लगभग 6 गुना ज्यादा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये होगा कैसे? कौन सी वो ताकतें हैं जो इस जबरदस्त ग्रोथ को रफ्तार देंगी? आइए उन मेन इंजनों को एक एक करके समझते हैं जो इस बड़े लक्ष्य की नींव बन रहे हैं। इस बदलाव की शुरुआत होती है सबसे ताकतवर इंजन से, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम डीपीआई भी कहते हैं। इसको इंडिया स्टैक के नाम से भी जाना जाता है और यही इस पूरी आर्थिक कहानी का बेस है। आपको इंटरनेट सेंसेशन जस्मीन कौर याद हैं? उनकी वो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं थी, बल्कि ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भारत का डीपीआई, खासकर यूपीआई जैसे टूल, एक छोटे से छोटे बिजनेस को भी देश भर के कस्टमर से सीधे जोड़ देता है, पेमेंट लेना आसान बना देता है और बिजनेस को एक नई उड़ान देता है। तो ये डीपीआई आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे ये डिजिटल दुनिया का एक रेलवे नेटवर्क है। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का एक सेट है जिसे सरकार ने बनाया है और जिसका इस्तेमाल कोई भी डेवलपर नए और सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कर सकता है। अब ये जो इंडिया स्टैक है, ये 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, आधार, जिसने 1.3 अरब से ज्यादा लोगों को एक डिजिटल पहचान दी। दूसरा, यूपीआई, जिसने पैसे भेजने और लेने के तरीके में ही क्रांति ला दी। और तीसरा है डीपा, जो लोगों को उनके पर्सनल डेटा पर कंट्रोल देता है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली इकोसिस्टम बनाते हैं। और इस सिस्टम का असर वो तो वाकई में हैरान करने वाला है। आज दुनिया भर में हर 10 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 4 से ज्यादा अकेले भारत में होते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी को कितनी तेजी से और कितने बड़े लेवल पर अपनाया गया है, जो दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिला है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इस डिजिटल क्रांति को चलाने के लिए एक और जबरदस्त इंजन है, भारत के लोग। तो चलिए अब दूसरे मेन ग्रोथ ड्राइवर पर नजर डालते हैं, जो है भारत की विशाल आबादी। ये आंकड़े भारत की ह्यूमन पावर की कहानी बताते हैं। 2030 तक भारत में काम करने की उम्र वाले लोगों की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। मतलब अगले 10 साल में दुनिया में जितने भी नए लोग काम करना शुरू करेंगे, उनमें से हर 4 में से 1 भारतीय होगा। ये एक युवा, पढ़ी लिखी और कुछ कर गुजरने वाली वर्कफोर्स है। तो जब हम इन दोनों ताकतों को, डिजिटल और ह्यूमन को एक साथ मिलाते हैं, तो ईवाई की रिपोर्ट अर्थव्यवस्था के लिए एक साफ रास्ता दिखाती है। अनुमान है कि 2028 तक भारत 5 ट्रिलियन, 2036 तक 10 ट्रिलियन और 2047 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ देश के लेवल पर नहीं होगी। अनुमान यह है कि एक औसत भारतीय की इनकम भी 6 गुना बढ़कर $15,000 से ज्यादा हो जाएगी। और जब करोड़ों लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ती है, तो ये देश के अंदर ही एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा कर देता है। तो ठीक है, डिजिटल पावर है, लोग भी हैं, लेकिन इस ग्रोथ को जमीन पर बनाए रखने के लिए एक ठोस फिजिकल बेस भी तो चाहिए। चलिए अब तीसरे मेन ड्राइवर पर चलते हैं, भविष्य के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। सरकार इस दिशा में कई बड़ी पहलें कर रही है। पीएलआई स्कीम के जरिए 14 जरूरी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे में भारी निवेश किया जा रहा है। और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मकसद सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च लगभग आधा करना है। और इन सब के सेंटर में है एनर्जी। भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए बड़ा दांव लगा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर एनर्जी तक लक्ष्य ये है कि 2030 तक
500 गीगावाट एनर्जी फॉसिल फ्यूल के बिना बनाई जाए। हालांकि ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह भविष्य कोई गारंटी नहीं है। ये एक अवसर है और इस रास्ते पर कई बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर मौके के साथ एक चुनौती भी जुड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी और युवा वर्कफोर्स होना एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन चुनौती ये है कि इस वर्कफोर्स को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। EY की रिपोर्ट कुछ खास एरिया पर ध्यान देने की बात करती है, जैसे कि बिजनेस करने के नियमों को और आसान बनाना होगा, एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता कम करनी होगी और सबसे ज़रूरी शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को बढ़ाना होगा, जो अभी भी कई देशों के मुकाबले कम है। तो इस पूरी तस्वीर का दुनिया के लिए क्या मतलब है? भारत का ये आर्थिक बदलाव सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। जैसा कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने कहा है, संदेश बिल्कुल साफ है। दुनिया को भारत के इस नए आर्थिक मॉडल को समझना होगा और उसके साथ कदम से कदम मिलाना होगा। अब भारत सिर्फ दुनिया के बनाए नियमों को फॉलो करने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला भी बन सकता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या भारत ने जो डिजिटल फर्स्ट बॉटम अप विकास का मॉडल बनाया है, वही पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के भविष्य का ब्लूप्रिंट हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा।